बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने आज पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अंदरूनी सिक्योरिटी और ख़ित्ते की सूरत हाल, खासकर अफगानिस्तान के मामलात का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में मंदिर पर हमले के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद आज मंजूर कर ली गई है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू के दौरान कहा है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाने का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था। कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वीज़े से मुतल्लिक़ अपील दायर कर दी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू के दौरान कहा है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाने वाले भी वज़ीर आज़म थे। कानूनी जो टीम है डॉक्टर्स की वो भी हुकूमत की थी और यहाँ से भिजवाया भी वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से गया, लेकिन अब जो है उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बयान के हवाले से? देखिए, मैं मुल्क की सियासत पे बात इसलिए कम कर रहा हूँ इन दिनों। उसकी वजह यह है कि एक कंसिडर्ड ओपिनियन मैं अपना दे चुका हूँ, तो फिर उसके ऊपर मैं दोबारा नहीं मुनासिब समझता कि मैं दोबारा उस पर बात करूँ। पहली बात तो ये कि एहतसाब नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पैसा भी वापस नहीं आएगा मुल्क से जो लूटा गया, ये बात मैं कह चुका हूँ। दूसरी बात कि किसी किस्म की रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगी, ठीक है, और रिफॉर्म्स जो करनी थी वो करनी थी इशरत हुसैन साहब ने, और अब रिफॉर्म्स का काम जो है वो वज़ीरों को ही कहा गया कि गालिबन अपनी अपनी वजारतें ठीक करो, लेकिन वज़ीर मतलब एक खिचपिच हो गया सारा। वो तो एक वज़ीर उधर से उधर चला जाता है, उधर से उधर, तो उन्होंने क्या ठीक करना वो। लेकिन वो जो असल इमरान खान साहब का एजेंडा था वो रिफॉर्म्स और लूटी हुई दौलत को वापस लाना और बिला इम्तियाज एहतसाब एक दफ़ा, तो वो तो चीज़ें हो नहीं पाई। बाकी चीज़ें सारी जो हैं वो फिर उसके बाद फरोही चीज़ें हैं, वो स्टेटस को की चीज़ें हैं कि इधर से कोई इधर चला गया, वो पार्टी छोड़ के उधर चला गया, लड़ाई आपस में हो रही है। और मैंने ये भी बहुत दफ़ा कहा कि खान साहब को हमेशा अगर इस हुकूमत को नुकसान होगा, खान साहब को नुकसान पहुँचाएगा वज़ीर आज़म साहब को, तो उनकी पार्टी के अंदर से होगा। और ये जो मामलात हैं ना फिरदौस आशिक़वान साहिबा के और बाकी जहांगीर तरीन साहब के, और ये इससे बड़ा देखें हुआ ये है कि मैं चूंकि जहांगीर तरीन साहब के इख्तलाफात इमरान खान साहब से पैदा होने के बाद उनके घर पे वफाकी वज़रा को देख चुका हूं। जी सर। तो अब मसला ये है कि फिर उसके बाद आप क्या बात करेंगे? मैं क्या नाम ले दूं उनके एज अ मीडिया पर्सन? और इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मैं एजेंसियां IB ISI सारे जो है वो नजर रखते हैं, तो उनको रिपोर्ट देते होंगे ना। तो मसला यह है कि वो तो बहुत सारे वजीर हैं, वजीर अरकान असेंबली को छोड़ दें, वफाकी वज़रा हैं जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद थे। और जहांगीर तरीन साहब ने तभी कहा था कि 35 से 36 अरकान जो हैं कौमी असेंबली, पंजाब को छोड़ दें आप, कौमी असेंबली के। तो वो अब क्या ब्लैकमेलिंग होती है, क्या नहीं होती, कैसे वो अब इसको यानी मैं तो बहुत हैरान हूं इस बात पे कि आपस में लड़ाई और मारकुटाई हो रही है। कह रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसका हो गया, फिर वो निकल गया हाथ से, फिर वो निकल गया हाथ से। मुल्क ठीक करना था। खान साहब का एजेंडा इतना बड़ा है और जिसके मैसिव एजेंडे इस मुल्क को बहुत आगे जाना है, ठीक है। उसमें एक MPA जो है उनका सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो वो उधर मिल गए, तो मतलब ये क्या, ये कोई इश्यूज, ये बातें करने वाली। इससे ज़्यादा तमाशा तो पीपल्स पार्टी के दौर में आप याद करें कि कभी उधर निकल जाता था, उधर निकल जाता था, वापस जरदारी साहब को बाहर निकाल दी। ये तो 72 साल से चल रहे हैं तमाशे, ठीक है ना। उसके काम, उसके फाइलें हो गई 2 साइन, तो वो उधर से उधर चला गया, उसको फिर ब्लैकमेल किया, ये किया, वो तो अजीब चक्कर में खान साहब को उन्होंने डाल दिया। तो उससे जब तक ये नहीं निकलेंगे तो ये मामला, अब देखें ना, मतलब मिसाल के तौर पर मजीद इस्तीफों की इतलात हैं। फिरदौस आशिक़वान साहिबा को मेरा नहीं ख्याल के मरकज में कोई जगह भी बन पाएगी। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे जाहिर है कि वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब और फ़रूक हबीब साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, एक इंतहाई फाल टीम है, ठीक है ना, शहजाद अकबर साहब, तो वो तो एहतसाब के हैं, मैं इत्तलात के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो फिरदौस आशिक़वान साहिबा की कोई जगह शायद यहाँ पे फौरी तौर पे
क्या इमरान खान साहब उनकी जगह निकालते हैं, कहाँ पे आती हैं वो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले ही जो है वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ जो इमरान खान साहब की टीम है इस्लामाबाद की, इस टीम में से भी बहुत से लोगों की छुट्टी होने वाली है और बड़े आम लोगों की। ठीक ठीक है, तो बस इतना किन ही वजूहात की बिना पर डॉक्टर साहब? बस वो एक आध दिन में हो जाएगी। वजूहात तो फिर वो ढूंढते रहते हैं ना लोग, क्या वजूहात है क्या नहीं है, तो वो यहाँ से भी कुछ जैसे मामला होने वाला है। फिरदौस हाशी कमान साहब से तो उस्मान बुज़दार साहब खुश नहीं थे। वो कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसमें मतलब है कि वो ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, और मतलब वो फिरदौस आशिक कमान साहब अपना काम कर रही थी, बुज़दार साहब अपने उनसे खुश नहीं थे। बहरहाल जो भी हुआ सिलसिला वो अब देखें आगे, ये आपस में जो है ये इनके मसाइल बड़े अजीब से हैं। मैं मुल्की सियासत पे और नवाज शरीफ साहब के हवाले से अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग मामलात हैं, और लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इंतशार अपने अरूज पे है खित्ते में, अरूज पे। कल जो है वो इब्राहिम रईसी साहब ने, इब्राहिम रईसी जो सईद इब्राहिम रईसी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया, और उसमें 70 से ज़्यादा ममालिक की नुमाइंदगी थी उसमें, वफूद और सरबराहान मुमलिकत और स्पीकर्स, और सऊदी अरब की कमी महसूस हुई। तो तवक्कुआत जो थी उसके बरक्स सऊदी अरेबिया वहाँ पे, सऊदी अरब और चंद और अरब ममालिक वहाँ पे नहीं थे। अच्छा, एक तो, लेकिन जो दूसरी बात है वो बात बहुत ज़्यादा अहम है, और वो बात जो है वो ये है कि आज अब से कुछ देर पहले, और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ राइटर्स को, ठीक है, तालिबान कैप्चर फर्स्ट अफगान प्रोविंशियल कैपिटल इन निमरोज, ठीक है। पहला अभी तक ये था कि वो शहरों में नहीं आ रहे जी। तालिबान जो है वो साइट्स पे हैं, ठीक है, पेरिफ्रीज में हैं, शहरों पे वो नहीं आ रहे। तो पहला जो शहर है वो गिरा है निमरोज का दारुल हुकूमत। अच्छा, अब इसको जरा यहां रखिएगा, इसको, इस स्लाइड को इधर ही रोकिएगा प्रोडक्शन टीम। ये है सिटी ऑफ जरांज, ठीक है। अच्छा, ये जो निमरोज है ये बिल्कुल वो सूबा है जो सूबा ईरान के साथ जिसकी सरहद है। अच्छा, ठीक। इस सूबे की अहमियत यह है कि इसकी ईरान और यहां पे तालिबान जो है वो उन्होंने कब्जा किया है, और यानी आप इसकी लोकेशन ये देखें तो ये ईरान के साथ आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है, जरांज, ठीक है जी जी। अच्छा, शहर, इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज जी, कर दिया करें, मेरे कहे बगैर ही वो लोग बहुत इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि आपको बार बार कहना पड़ता है अपनी टीम से, तो उसको मैं आपको बड़ा, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये जारेंज बिल्कुल ईरान के साथ नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसकी अहमियत क्या है निमरोज की? एक तो निमरोज सूबा हो गया और साथ उसके जारेंज हमने देख लिया जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, इसमें जो सबसे अजब बात है, यानी जो जिस बात की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये वो शहर है जहां से लेके फिर इसी निमरोज और हेरात सूबे के बॉर्डर तक एक सड़क जिसका नाम हाईवे 606 606, अच्छा, वो हाईवे 606 जो है जी सर, वो जरंज से दलाराम तक उसकी तामीर होनी थी, ठीक है, ठीक। और फिर उस सड़क ने दलाराम से, ये जो सड़क है इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी कि जो चाबहार पे ईरान की इन्वेस्टमेंट हो रही थी सारी, वो इस रास्ते से हो रही थी कि चाबहार से जाहिदान तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर वो जो रेलवे ट्रैक है वो यानी चाबहार से जाहिदान तक, और फिर जाहिदान से एक रेल जो है वो आगे, या रोड आगे जरंज तक जाएगा, जरंज से आगे
दलाराम तक जाएगा तो जरंज और दलाराम के दरमियान जो सड़क है उसको हाईवे 606 कहते हैं। हाईवे 606 यहां पे तालिबान ने कब्जा करके उसको इस जगह को मुकम्मल तौर पे अपने कब्जे में ले लिए, यानी इसका और ये वहां की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे डाल दी और जाहिर है कि अब दुनिया भर के जो चैनल्स हैं वो सारे इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और दुनिया भर का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। फिर ये जो रोड दलाराम तक जाना था, इस रोड ने फिर उसके बाद एक रिंग, वो जो अभी तस्वीर दिखाई थी मेरे प्रोडक्शन, अच्छा ये तस्वीरें बाद में दिखाइएगा प्लीज। इसने दलाराम का जो रोड है, इसने फिर उसके बाद एक रिंग रोड से मिल जाना था जो हरात, काबुल, ये सारी बड़े शहर जितने हैं और इनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंडिया की थी और इंडिया ने इस पे भारी इन्वेस्टमेंट की थी और ये एक मेजर प्लान था जो कि इंडिया जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि यहां से पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार तक जाएं खलीज ओमान में और चाबहार से फिर आगे जाहिदान से आगे जरंज से आगे। तो ये जरंज सूबे की अहमियत थी कि जहां पे तालिबान आज आ गए। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके साथ ही देखिए दो प्रोजेक्ट्स थे इंडिया के। इंडिया की जो मैं कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी। यहां पे कोई उन्होंने मतलब उनको देखना चाहिए कि क्या हुआ है उनके साथ, उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि वस्ती एशिया के साथ उनका दूसरा जो उनका प्लान था वो उनका नॉर्थ साउथ प्लान था और ये चाबहार से था तो वो भी चाबहार से या बंदर अब्बास से गालिबन था, उसकी अगर हम तस्वीर दिखा सकें तो वो जो है वो नॉर्थ साउथ यानी वो वस्ती एशिया से यानी नीचे से शुरू होके और बिल्कुल वस्ती, ये भी वस्ती एशिया तक जाना था इसने। और इसको अगर देखें तो इसने भी अगर आप देखें तो इंडिया से शुरू हो रहा है बंदर अब्बास जो है ये खलीज फारिस में जी। जो चाबहार है वो खलीज ओमान में, दरमियान में वो है जिसको कहते हैं हम आबनाए हुर्मुस, स्टेट ऑफ हुर्मुस। ठीक है, यानी दो जो खलीजें हैं उनके दरमियान में आबनाए हुर्मुस है। तो बंदर अब्बास उस तरफ है और चाबहार इस तरफ है। तो बंदर अब्बास का जो प्लान था वो था बंदर अब्बास से आजरबाईजान से जो है वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, आगे कैस्पियन, बाल्टिक, इधर उधर। अब मसला ये हुआ है कि ये जो जितनी जगह थी दरमियान में, क्योंकि ईरान ने एंटर कैसे होना था आजरबाईजान तक, अफगानिस्तान है ना दरमियान में, तो वो जो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे उन पे तालिबान ने कब्जा कर लिया और ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है। पैसे तो जितने गए हैं उसको छोड़ दें आप, वो तो मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में गए हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक नुकसान हुआ है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से आगे फिर यूरोप और उन तमाम मुल्कों तक जाने का एक इन्वेस्टमेंट थी उसकी, वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। सही, ठीक। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि कल रात को रशीद दोस्तम साहब की वापसी हुई तुर्की से और तुर्की में वो काफी अरसे रहे और उन्होंने आने से पहले ऐलान किया कि मैं वतन जा रहा हूं अपने लोगों का दिफा करने के लिए। और जाहिर है कि तुर्की के साथ वो तुर्की में उनका क़याम रहा है काफी अरसे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो तुर्की के करीब रहे हैं और तालिबान जो हैं वो उनको इस नज़र से देखते हैं कि ये जो हैं ये वो शख्स है जिसने शबरगान के अंदर और वहां पे कत्लेआम किया था। ये शबरगान इनका इलाका है और वहीं पे इनका महल भी है और वहीं पे ये पहुंचे आज सुबह और आज सुबह ही जैसे ही पहुंचे हैं ये इनका महल है, बड़ा खूबसूरत सा बड़ा आलीशान महल बना हुआ है। अब देखिए ये पैसा अमेरिका और बाकी जगहों से आके लगा खाएं, ये जनाबे रशीद दोस्तम का, बाकी अफगानिस्तान का हाल देख लें और इनके महल देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमांडर मार्शल जो मार्शल फहीम तो नहीं, रशीद दोस्तम। अच्छा, अब जनाब ये रात को पहुंचे और आज जनाब क्या हुआ, मैं तो सिर्फ महल देख के इनका परेशान हो रहा हूं। कुछ
अपने हमारे सियासतदानों वाले महल नजर आ रहे हैं, इनके भी कम नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि इंतहाई गैर मुतवक्को तौर पे यहां पे तालिबान ने धावा बोल दिया, और ये तालिबान इनके महल के आगे अपनी तस्वीरें उतरवा रहे हैं। ये अच्छा, ये महल के अंदर घुस गए हैं। शबर खान में जो महल है, ये उसके अंदर तस्वीरें, ये रशीद दोस्तम के महल के अंदर तस्वीरें उतरवा के उन्होंने डाल दी हैं। ठीक है। और उनका जो बेटा है जिसका नाम गालिबन यार मोहम्मद है, वो उसमें जख्मी हो गया। इतनी लड़ाई हुई है वहां पे। ये उनके बेटे की तस्वीर है रशीद दोस्तम की, वो लड़ रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि उधर यानी नॉर्थ में, बिल्कुल शुमाल में, और ये स्ट्रेटेजिक जो कि ईरान के साथ था यहां पर, और पहला शहर, इससे पहले था कि शहर नहीं गिरेगा, बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हमने यहां पे कोट किया है कि जो है वो पहला शहर जो है वो गिर गया, और उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी बता दी है कि वो ज़राइंस का शहर है, और जो कि साथ बिल्कुल मिलता है ईरान के। अच्छा, और साथ ही शबरगान के अंदर लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है वहाँ पर। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने शहर, अच्छा शहर निकल गया था हाथ से उनके। ये तालिबान ने तस्वीरें उतार के अंदर शहर को कर कर आके फिर वो बाहर निकल गए दोबारा। ये सारी लड़ाई की तस्वीरें अंदर की हैं। और एक वहाँ से बड़ी अफसोसनाक खबर कि जुमे की नमाज के बाद वहाँ पे जो उनके मीडिया सेल को हेड करते रहे हैं 2015 से, दावा में नेपाल, उनको वहाँ पे गोलियां मार के जो है वो शहीद कर दिया गया। और वो जो है वो अपने मतलब ये 2015 से काबुल में मीडिया को हेड कर रहे थे, सरकारी मीडिया को। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन इसको तुलु न्यूज़ ने खबर दी है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर असैसिनेटेड, और ये अफसोसनाक खबर है हमारी तरफ से। ज़ाहिर ताज़ियत, ये 2015 से उनके मीडिया का जो अशरफ गनी का और हामिद करजई का जो मीडिया मरकज़ में, वो दारुल अमान रोड के ऊपर इनको वहाँ पे गोलियां मार के नामालूम अफराद जो है उन्होंने वो चले गए। ये पहले रेडियो आज़ादी में थे। अच्छा। और ये जर्नलिस्ट रहे। अच्छा, 2-3 बातें यहां पे मैं और कह दूं, इसलिए क्योंकि आज एक तो दूसरा दिन जब रशिया और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की मशकें जारी हैं, और ये मशकें जारी हैं ताजिकिस्तान में। और आज जो तुर्कमेनिस्तान है, वहां पर तमाम वस्ती एशियाई रियासतों के सरबराहान का इजलास हुआ है, और उस इजलास में ये देखा गया है कि कैसे अफगानिस्तान का जो बढ़ता हुआ तशद्दुद है वो कहीं में मुतासिर तो नहीं करेगा, लेकिन वस्ती एशिया को मुतासिर होने नहीं देगा। रूस, रशिया और चाइना मुतासिर होने नहीं देगा। एक बात पे नजर रखनी जरूरी है इस मरहले पे, और वो ये है कि तुर्की और ईरान के जो ताल्लुक, कल ईरान का जिक्र किया था। दोनों हमारे बरादर मुल्क हैं, तीनों हमारे बरादर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, अफगानिस्तान को भी ऐड कर। अच्छा, लेकिन मसला यह है कि जिस तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक कशीदगी रही है जी, वो कशीदगी रही है इनकलाब के बाद। ठीक है, इनकलाब से पहले तो शिया सुन्नी इशू नहीं था। वो शाह ईरान जो थे वो भी जो है वो अहले तशी थे, लेकिन ये मसला इनकलाब के बाद हुआ ज़्यादा, और ईरान के अंदर एक मुख्तलिफ सोच, और जो कि अरब मुल्कों के साथ, फिर वो इराक के साथ एक जंग छिड़ गई, वो बाकी तारीख हमारे सामने। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हम अरब ममालिक को छोड़ दें, ईरान और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है वो एक अहम मामला है, और वो उसका तारीखी पस मंजर जो है वो मैंने कल बयान किया था, कल की नशिस्त में। और अगर उस तलखी को देखना हो तो हम आज़रबाईजान और आर्मीनिया के ऊपर नजर रखें जी, क्योंकि आज़रबाईजान के साथ है तुर्की, और जो ईरान के कई सूबे हैं, बहुत सारे सूबे ईरान के, जिनमें उनके शुमाली सूबे 5 या 6 सूबे ऐसे हैं जिन सूबों के अंदर जो है वो
आज़रबाईजान के लोग बहुत ज़्यादा हैं और उनको तुर्की में आज़री तुर्क कहा जाता है। जी। ठीक है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जो है वो तुर्क कबीला ही है जो आज़रबाईजान, जो आज़री कबीला बन गया, और जाहिर है। और आज़रबाईजान के जो ये कुछ लोग जो रहते हैं ईरान में बहुत बड़ी तादाद में, शुमाल में, और एक इनका मुल्क है जो कि आज़रबाईजान का मुल्क है, और दरमियान में ये जो तकसीम हुए हैं वो इसलिए तकसीम हुए हैं कि ईरान और रूस की लड़ाइयां हुई हैं 5। जो ईरान और रूस की लड़ाइयां हुई हैं, ईरान और तुर्की की भी हुई हैं, जिसको हम टर्किश रशियन वॉर्स हम कह चुके हैं कि 12 जंगें हुई, 12 में से 10 जो है वो ऑटोमन्स के खिलाफ जो है वो रशिया ने जीती। इस तरह से 5 जंगें पर्जिया और रशिया की हुई हैं, और जो पर्जिया और रशिया की 5 जंगें हुई हैं उनके नतीजे में आज़रबाईजान के 2 हिस्से हो गए। आज़रबाईजान के जो लोग थे वो एक रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान में चले गए और एक आज़री जो उनके जो सूबे हैं, जिसमें मशरिकी आज़रबाईजान है, मगरिबी आज़रबाईजान और 5-6 सूबे हैं जहां पे 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो आज़री हैं। तो वहां पर जब किसी ने बाहर से कुछ शरारत करनी होती है ईरान में, तो वो ग्रेटर आज़रबाईजान का एक प्लान लेकर आते हैं कि ग्रेटर आज़रबाईजान के उधर का आज़रबाईजान और इधर के आज़रबाईजान मिलके एक ग्रेटर आज़रबाईजान बने जैसे पहले था। मुल्क कौन कौन से अलग हुए थे? कॉकेसस के जॉर्जिया, आर्मीनिया और दागिस्तान, जो मैंने कल बात की। दागिस्तान रूस में चला गया, आज़रबाईजान के 2 हिस्से हो गए, आर्मीनिया और जॉर्जिया जो है वो अलग हो गया। सही। तो ये तुर्की और ईरान के दरमियान जो कुर्बत हुई बहुत ज्यादा अच्छे, दोनों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैंने कहा इस बात को जहन में रखें। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखते हुए जो आज की इतलात हैं वो ये हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं, फिर लड़ाई शुरू हो गई है। और मैं यहां पे आज़रबाईजान की न्यूज़ को कोट कर रहा हूं, आज़र न्यूज़ को। वो कह रहे हैं कि आर्मीनिया फायर्स एट आज़रबाईजानी पोजीशंस इन, ये 2 इलाके उनके नखचीवन और कलबजार। और इसी तरह से जो मीडिया है, अच्छा आज़रबाईजान की दूसरी बात भी, आज़रबाईजान क्योंकि तुर्की के करीब है तो इसलिए आज़रबाईजान की एक और खबर है आज़र न्यूज़ की, और ये खबरों पे नजर रखना जरूरी है कि आज़रबाईजान सर्विसमैन पार्टिसिपेट्स इन ड्रिल्स इन जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया में कहां पे थे वो? जॉर्जिया में वो थे नेटो की मशकों में, जिसमें तुर्की भी था। तो यानी तुर्की के साथ आज़रबाईजान की जो फोर्सेस थी वो तुर्की के साथ जॉर्जिया में होने वाली मशकों में थी। आर्मीनिया रूस की तरफ है, ये ज़हन में रहे। और आर्मीनिया का जो पब्लिक रेडियो है वो ये खबर दे रहा है कि आर्मीनियन पोजीशंस अंडर आज़रबाईजानी गन फायर। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो अज़बरज़ न्यूज़ है उनका, ये मैंने आर्मीनिया के ही एजेंसीज को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा ऑर्डर टू शूट एंड डिस्ट्रॉय आज़रबाईजानी फोर्सेस क्रॉसिंग आर्मीनियंस बॉर्डर। उनको ऑर्डर दे दिए उनके आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर ने। सही। अच्छा, और इनके साथ फिर कौन है? सवाल यह है कि रॉयटर्स फिर ये खबर दे रहा है कि आर्मीनिया ये कह रहा है कि रशियन बॉर्डर गार्ड्स डिप्लॉयड इन रीजन बॉर्डरिंग आज़रबाईजान, कि वो चूंकि सीएसटीओ के मेंबर हैं, आर्मीनिया चूंकि सीएसटीओ का मेंबर है, तो इसलिए आर्मीनिया ने कहा है कि रशिया आ जाए इस बॉर्डर के ऊपर। रशिया पहले मौजूद है बतौर अमन फौज, लेकिन मजीद रशिया आ जाए, क्योंकि अमन फौज जब इनकी दोनों की लड़ाई हुई थी तो टर्की और रशिया ने बीच में मीडिएट किया था आर्मीनिया और आज़रबाईजान में, लेकिन एक तासुर यह गया था कि आज़रबाईजान जीत गया, आर्मीनिया हार गया। अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहदा हो गया था, उसके नतीजे में हमें पता है उनके वज़ीर आज़म मुज़ाहिर मुस्ताफ़ी हो गए थे, वो दोबारा इलेक्ट हो गए सब कुछ, और वो इलेक्ट हो गए सारे, और उसके वो दोबारा इलेक्ट हो गए, और दरमियान में पीस कीपिंग फोर्स आ गई। लेकिन वो पीस कीपिंग फोर्स जो है वो दिफाई फोर्स, वो दिफा भी कर सकती है आर्मीनिया का, क्योंकि आर्मीनिया सीएसटीओ का मेंबर है, जो कि एक तरह से वार्सा तो नहीं है, नेटो भी नहीं, लेकिन छोटा सा एक इत्तेहाद जरूर है जिसको जो कि रशिया ने बनाया हुआ। आर्मीनिया मेंबर है उसका मेंबर आज़रबाईजान नहीं है। अच्छा, तो ये चीज जो है इसको जहन में रखना जरूरी है कि अच्छा, और साथ ही फिर ये भी कि जो यहां पे मौजूद थे
कल तेहरान में जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई इब्राहिम रईसी साहब की, तो आर्मीनिया भी मौजूद था, आज़रबाईजान भी मौजूद था, आर्मीनिया भी मौजूद था। और आर्मीनिया के जो उनके जो हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने फिर ये बयान भी दिया कि हम ईरान के साथ, तो ईरान बड़ा बैलेंस चल रहा है, ईरान ने बहुत बैलेंस चल रहा है ईरान, ठीक है। लेकिन एक तासुर ये है कि ईरान आर्मीनिया के साथ है, सही। और उसकी वजह ये कि ये जो यहां पर अलहदगी पसंद जो हैं वो मतलब ये वो है जो बाहर से प्रोपेगेंडा होता है, ईरान इसको रिफ्यूट करता है। ईरान कहता है कि हमारे ये आज़रबाईजान के भी लोग हैं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर कई बिरादर ममालिक का जो मीडिया है वो ये कहता है कि नहीं, आज़रबाईजान के नहीं, आर्मीनिया के साथ, और ये रशिया का जो असला आर्मीनिया को जा रहा था वो ईरान के थ्रू जा रहा था, ठीक है, तो जंग के दौरान। तो बहरहाल ये सैयद इब्राहिम रईसी के सामने एक बड़ा इशू है, ये बड़ा इशू है कि एक तो उनके बॉर्डर के ऊपर वो पूरा का पूरा उनका जो फ्यूचर का इंडिया का था सिलसिला कि यहां से हम, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी पूरी उस सड़क को और उस जगह पे कब्जा। दूसरा ये है कि तुर्की के लिए इशू कि वो रशीद दोस्तम उनके जो थे वो भी आते ही दबरदूज हो गए। और तीसरा जो मसला है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने जवाबी रॉकेट फायर किए हैं कोई 20 इसराइल के ऊपर, और हिजबुल्लाह, हमास नहीं हिजबुल्लाह, पहले जो मामला था वो हमास के साथ हुआ था, और हिजबुल्लाह अगर उस वक्त जंग में आ जाती तो ये बहुत बड़ी जंग हो जाती। तो हिजबुल्लाह जो है वो बिल्कुल आपको पता है बॉर्डर्स तक रही और हिजबुल्लाह आगे नहीं आई। लेकिन आज जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट जैसे कह रहा है कि हिजबुल्लाह क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू रॉकेट्स फायर इनटू इजराइल, रेजिंग फियर ऑफ एस्केलेशन। हिजबुल्लाह वाले जो हैं, अगर वॉशिंगटन पोस्ट को दिखा दें तो वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने न्यू रॉकेट्स फायर कर दिए, ठीक है। अच्छा, और जो एसोसिएटेड प्रेस है, एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह सेज इट फायर्ड रॉकेट्स आफ्टर इजरायली एयर स्ट्राइक्स। पहले इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की थी, उसके बाद हमने जो है वो हमले किए। अच्छा, दोनों तरफ से जो है वो बातें हो रही हैं, और उनका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जवाबन अटैक किया है, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये इसके एक्सकेलेट होने के चांसेस हैं जो मुख्तलिफ दुनिया के अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो मामलात हैं ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये मामलात हैं सारे हिजबुल्लाह के और इसराइल के फ्रंट पे। अच्छा, अब इसमें जो है कल सैयद इब्राहिम रईसी ने जो तकरीर की, उसमें तकरीर में उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मशरूत, वही बात जो उनसे हम पहले भी कह रहे थे कि कोई मशरूत किसी किस्म की जो जौहरी मुआहिदा है मशरूत नहीं होगा, सही, ठीक है, किसी किस्म की शराइत से आयद नहीं होंगी, और शराइत अगर आयद नहीं होंगी तो उसके बाद फिर हम अमेरिका से बात करने को अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर बात दोबारा शुरू करनी है, मुज़ाकरात रुक गए थे ना, क्योंकि ये हो गया था कि इलेक्शन आ गए तो अगला फैसला जो है सईद इब्राहिम रईसी आएंगे तो फैसला करेंगे, तो उनकी पॉलिसीज के मुताबिक होगा। लेकिन इब्राहिम रईसी को अब अमेरिका ने मैसेज दिए कि शुरू करने हैं मुज़ाकरात तो जल्दी करने, वरना हम इससे पीछे हट जाएंगे। रशिया और चाइना इस खित्ते में जो उनके, चाइना तो मैं नहीं कहूंगा, रशिया अपने तारीखी 2 हरीफों को जिनसे उनकी 1 से 12 जंगी हुई हैं और 1 से 5 जंगी हुई हैं, उनको अफगानिस्तान या वस्ती एशिया में स्पेस नहीं दे रहा। तुर्की और ईरान। ठीक है, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि रशिया नहीं चाहेगा कि तुर्की और ईरान अफगानिस्तान में किसी भी तरह का किरदार अभी इस वक्त सही, और ये शायद ईरान खुद भी नहीं चाहेगा, ईरान खुद भी नहीं चाहेगा कि वो अफगानिस्तान में कोई इस वक्त जो वहां पे खाना जंगी है उसमें उसको फिरका वारियत का उसको रंग देके उसको जो है वो वहां पे उसको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि
तुर्की को तो स्पेस नहीं दे रहा। ईरान की एक जगह बनेगी और वो लाजमन बनती है, सही, ठीक। लेकिन वो उस मंसूबे के तहत नहीं बनती जो मंसूबा इंडिया ने बनाया था। वो देखिए, यहां तो 400 बिलियन का इनके साथ मुआहिदा चाइना का है ना, तो ईरान का तो प्रॉपर, और ईरान के तो बुरे वक्त का साथी है रूस और चीन। बुरे वक्त से मुराद ये कि जब सारी दुनिया की पाबंदियां लगी हुई थी, जी बिल्कुल। और उसके बाद तो ये कैसे मुमकिन है कि ईरान को इस वक्त उस प्रोजेक्ट में खास तौर पे, और इस पर कोई खास मेरा ख्याल से ईरान को इतराज भी नहीं होगा। ठीक हो गया। ईरान को इतराज इसलिए नहीं होगा कि ईरान जो है वो सैयद इब्राहिम रईसी की क़यादत में जो उसकी पोजीशनिंग बन रही है वो टूवर्ड्स चाइना और रशिया ही बन रही है। तो आगे वो प्रोजेक्ट्स जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जाके कनेक्ट होंगे, या रशिया जिनको सिक्योर करेगा, या रशिया तामीर करेगा। रशिया भी तो आ गया ना कंस्ट्रक्शन में। ये जो पाकफूज मैंने बताया था कि उस दिन पाकिस्तान में कराची से लाहौर तक की इन्वेस्टमेंट रशिया, ठीक है, तो इसको रशिया तामीर कर रहा है। तो बात यह है कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो तो ईरान का तो है बहुत ज्यादा, और ईरान का जो ज्यादा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ईरान चाहता है अपना, वो चाहता है, यानी उसको देखिए, अफगानिस्तान में तो इसलिए ईरान इन्वॉल्व हुआ कि वहां पे तालिबान के पिछले दौर में शिया हजारा के साथ जुल्म हुआ, मजालिम हुए। तो उसके नतीजे में अब आप उस जमाने में सोचें, ईरान, रूस और इंडिया का एक इत्तेहाद बना जो शुमाली इत्तेहाद हो गया, आपस में इन्होंने मना लिया। और ताजिकिस्तान में उनकी एम्बेसी के अंदर वो इंडिया के लोग बैठते थे, और अहमद शाह मसूद और ये दोस्तों और ये सारे। लेकिन अब दुनिया तब्दील हो गई है। अब जो है वो सईद इब्राहिम रईसी का जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स रशिया और चाइना, और वो अफगानिस्तान के अंदर उनको सिर्फ दो बातें गालिबन उनके जहन में होंगी। एक बात तो यह कि वहां पे कोई सेक्टेरियन इशू ना हो, बिल्कुल, और वो हमारी सरहदों को क्रॉस ना करे, ठीक है, जिसके लिए तालिबान से उनकी बातचीत भी हो गई। दूसरा ये कि इकोनॉमी का इशू है, मईशत खड़ी हो। तो मईशत खड़ी अगर अमेरिका की तरफ से और इधर की तरफ से पाबंदियां रहती हैं और वो ज्यादा, तो चाइना और रशिया उनको मुकम्मल सिक्योर आगे बेल्ट एंड रोड, लेकिन जिसमें इंडिया नहीं होगा, इसमें इंडिया नहीं होगा, ठीक है। मसला यह है कि उसमें फिर इंडिया की वो जो था कि सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है, और बंदर अब्बास से ऐसे करेंगे, और देखें हम ऐसे करेंगे और ऐसे। जयशंकर कल भी मौजूद थे, और जयशंकर जो हैं भारत के वजीर खारजा, वो इंतहाई मुश्किल दौर में, जबकि दुनिया को यह बताना इंतहाई मुश्किल है कि हम क्वाड में हैं तो हम क्वाड में नहीं हैं, तो हम जो है वो रशिया के साथ हैं तो हम रशिया के अगेंस्ट भी हैं, तो हम जो है वो ईरान के साथ हैं लेकिन हम बीजेपी के भी हैं, तो हम इस्लामी निज़ाम के। मतलब है कि एक मुश्किल तरीन अगर कोई काम कर रहे हैं ना, जिसका कोई हासिल नहीं हो रहा। अभी देखें, जाके रूस से छेड़खानी करके आ गए थे ना, जॉर्जिया गए थे। भाई जॉर्जिया क्यों गए थे? जॉर्जिया इसलिए गए थे ताकि रूस को मैसेज दें, ठीक है, वो जो मलका की बाकियात लेके चले गए थे। तो बात यह है कि अब ईरान का एक बहुत बड़ा रोल बनता है, लेकिन वो रोल वो इंडिया वाया भटिंडा जा रहा था, वो अभी इस वक्त रुक गया मुकम्मल तौर पे। और इसके बाद तो बिल्कुल ही रुक गया, क्योंकि वो रोड ही उड़ा दी, वो सड़क पे, शहरों पे कब्जा हो गया, वो सारा जो है ना नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट और ये वो सारा वो सब गया, खत्म। और इसके ऊपर ये था जिसके लिए मोहब्बत जागती थी, एक ये प्रोजेक्ट्स, और दूसरा ये कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती थी, जो पाकिस्तान का राय। तालिबान को यहां पे अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आपको अमेरिका की तरफ से सिर्फ यह बात नजर आएगी कि उनका अशरफ गनी को फोन, उनकी तरफ से मुजम्मत, उनकी तरफ से बयान। शहरों के ऊपर अब एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी, शहर चला गया है, ये ज़हन में रखें। शहर के ऊपर अगर बॉम्बिंग होती है, एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो बहुत इम्कान होते हैं कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो। अमेरिका जो निकला है, तो अमेरिका कोई ऐसे ही नहीं निकल गया, वो देख के सोच समझ के आराम से, और वो इंडिया को भी मतलब एक कट्टू साइज करके और तरीके से, और इंडिया ने भी 4 जहाज भेज दिए उसके बाद। अब देखिए ना, साउथ चाइना सी, और अपने काम पे लगो। एक खबर वो भी आ गई है कि एक बफर जोन बन गया बीच में इंडिया के इलाके में, वो डिसंगेज हो रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी मशकें जो जपत के नाम से, जपत 2021 के नाम से चाइना और रशिया की शुरू होने वाली हैं, बड़ी मशकें हैं, बड़ी मशकें, ठीक है, और उनमें चंद रोज रह गए। और फिर उसके बाद एक ही वक्त में
दो मशकें शुरू हो रही हैं। एक मशक यहां कर रहा है रशिया चाइना के साथ, जिसमें चाइना ने ही कहा है, अगर हमारे पास स्लाइड बनी हो तो हम दिखा दें, यहां पे चाइना ने ही कहा है कि उसमें लेटेस्ट जदीद तरीन जो असला है, ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि वो हम रशियंस को देंगे कि रशियंस उसमें एक्सरसाइज में यूज करें। जो लेटेस्ट शॉर्ट गन्स हैं और 10,000 के करीब देंगे। रशियन टूल्स टू ऑपरेट मॉडर्न पीएलए इक्विपमेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन जॉइंट एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइजेज शुरू हो रही हैं रूस और चाइना की, और कहां पर हो रही हैं? ये हो रही हैं उस जगह पे जो वस्ती एशिया के साथ बिल्कुल जो उनका सूबा है। और ये जो है ये वेस्टर्न थिएटर जिसको लुकआउटर कर रहा है, और वहां से उनकी ईस्टर्न कमांड जिसको देख रही है, ठीक है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जिसको देख रहा है, टू बी वेरी एक्यूरेट अगर रशियन आर्मी की बात करें, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट देख रहा है। और तो ये उसमें ये वहां पे ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं और ये चाइना में हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, और ये पीर से शुरू हो रही हैं, ये जो पीर का रोज आ रहा है इससे शुरू हो रही हैं, सही। और रशियंस पहुंच गए हैं चाइना, ठीक है। इसके साथ ही एक तो यहां कर रहा है रशिया एक्सरसाइज वेस्टर्न थिएटर वो जो वस्ती एशिया को सिक्योरिटी और इंडिया और ये सारा है। दूसरा साथ ही रशिया बेलारूस के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। बेलारूस जहां पे वो एक वो एथलीट बेलारूस की जो है वो पोलैंड लैंड कर गई हैं। वो बेलारूस जहां पे बड़ा इतराज उनके लुकाशेंको को बड़ा इतराज है कि जी वहां पे इलेक्शन हुए, और वो बेलारूस के साथ भी रशिया की मशकें फौजी मशकें रशिया स्टार्ट करे बैक वक्त दो जगहों पे। और तीसरी मशकें उसकी जा रही हैं कहां पे? ताजिकिस्तान और ये सरहदों पे जा रही हैं। तो ये यहां की पिक्चर है, और इसमें अब यहां पर ईरान इमर्ज होकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब ईरान जो है वो किसी ऐसी दुनिया में, कोई भी मुल्क, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, और तुर्की में आज 10 रोज हो गए आग नहीं बुझ रही। देखिए तुर्की की आग के पीछे जो उनके सदर ने बात की है ना, कि उन्होंने पहले दिन कहा था कि मुझे शरारत है कोई। यही होता है ना कि जब आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर अटैक्स करते हैं दूसरे मुल्कों पे, ऐसे तो क्या खुदा जाने कुदरती आग है, क्लाइमेट की वजह से लगी है, क्या हुआ है, लेकिन आग 10वें रोज भी आज वहां पे तो, और तुर्क जबरदस्त लोग वो बुझा लेंगे इसको, और वो तह तक भी पहुंच जाएंगे। पीछे कौन है? नुकसानात हुए, लेकिन वो पहुंच जाएंगे तह तक। असल जो बात है कि ये जो महाज खुल रहा है ना, इसराइल वाला महाज दोबारा, तुर्की ने अपने ताल्लुकात कई अरब ममालिक से उनके बड़े अच्छे दरमियान में हो गए थे, इजिप्ट से हो गए थे बाकी, लेकिन अभी मैंने कहा कि सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि अगर वो मिस्र के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं, मिस्र के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर अफगान के साथ खराब होते हैं, क्योंकि मिस्र के साथ ताल्लुकात खराब उस वक्त हुए थे जब मोहम्मद मुर्सी की हमायत की थी। तो अगर मिस्र के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, और बरादर मुल्क है हमारे, लेकिन साथ में अफगान से खराब होते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब इसके बाद ये भी तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे मुख्तलिफ मुल्क, ये देखना है। ठीक है, और इंडिया अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात। सही हो गया, आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारत की आप बात कर रहे थे, मुख्तलिफ महाज खुल चुके हैं, LAC का मामला है बॉर्डर लाइन पे, और भी बहुत सारे मामले। तो तहलील हो गई, LAC तो बॉर्डर एरियाज और अब उनके बाकी जगहों पे। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इसमें यहां से बाहर जाना इंडिया का, भारत का तमाम इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और ये सईद इब्राहिम रईसी के लिए और बाकी अब रजब तैयब उर्दुगन के लिए, पाकिस्तानी क़यादत के लिए, मोदी सरकार के लिए, अरब ममालिक के लिए, कि वहाँ पर फिर एक्सलेशन दोबारा हो रही है इसराइल और हिजबुल्लाह। और मैं आपको बताऊँ, ये आज़रबाईजान का एक बड़ी अजीब सी बात हुई पिछले साल जब भी जंग हो रही थी ना, तो वहाँ पर गए रजब तैयब उर्दुगन जो तुर्की के सदर हैं, तो उन्होंने बाकू यानी आज़रबाईजान में जाके तो वहां पर एक नज़म ऐसी पढ़ दी जो एक्चुअली नज़म, उस नज़म का मफहूम यह था कि दोनों तरफ के आज़रबाईजानी कौम, यानी वो कुछ ऐसी नज़म थी कि जिसके बाद ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ को एक ट्वीट करना पड़ा। उसके बाद ट्वीट मैंने आपसे कहा ना कि ये मसला आज़रबाईजान आर्मी, और ट्वीट में क्या लिखा उन्होंने कि प्रेसिडेंट उर्दुगन वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट व्हाट ही recited in Baku refers to the
forcible separation of areas north of Araz from Iranian motherland. Didn't he realize that he was undermining the sovereignty of Republic of Azerbaijan? No one can talk about देखिए कैपिटल से our beloved Azerbaijan. अच्छा, वो उन्होंने असल में रजब तैयब एर्दोगन साहब ने एक नज़म है, मशहूर नज़म के आज़रबाईजान की कौम के हवाले से, और ये सेंसिटिव है क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा, क्योंकि आज़रबाईजान में कहना क्योंकि तकसीम हो गया था। अच्छा, एनीवे, तो ये अल्लाह करे कि ये मसला दोबारा ना उठे, लेकिन ये मसला जो है ये अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि आज़रबाईजान आर्मीनिया की लड़ाई दोबारा हो गई, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो दोबारा जंग शुरू हो गई है और झड़पें हो रही हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए अफगानिस्तान में, मैं आप फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि जो भी कुछ हो रहा है वो अमेरिका को इल्म है उस बात का, और अमेरिका के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि यहाँ पे लोग, मतलब कुछ देर वो पीछे रहे और यहाँ लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये हो रहा है वो हो रहा है, वीक हो रहे हैं, तो वो पीछे बैठ के देखें कि फिर ये साल बाद 2 साल बाद यहाँ पे हालात किस रुख पे जाते हैं। और लेकिन मसला ये है कि अपने लोगों को पीछे उन्होंने छोड़ दिया। ये इशू ये है कि जैसे आज वहां पे वो मीडिया काबुल में उनके सरबराह को मार दिया गया, सड़कें टूट रही हैं, ये तबाही, तो उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया। तो यहां पर मेरा ख्याल है कि 11 तारीख को जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका की मीटिंग है वो अहमियत इख्तियार कर गई, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान और अमन मुज़ाकरात अभी तक मौजूद हैं। फिर मैं रोज रिपीट करता हूं कि सारी खाना, ये जो भी कुछ हो रहा है, इसको खाना जंगी कहें, जो भी कहें, इसके बावजूद अमन मुज़ाकरात मौजूद हैं। और आज तालिबान ने 2 अहम जगहों पे, रशीद दोस्तम पे और ये जो जरंग का इलाका है, यहां पर कब्जा करके और वहां पे अटैक करके 2 मेरे ख्याल से मैसेजेस दिए हैं। और अब एक शहर अगर गिर गया है तो अब ये खतरा पैदा हो रहा है कि मजीद शहर भी कहीं गिरना ना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे रायला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।